record it, sharing with you whiteboard. Yeah, when we talk about this critique, Rolla Barthes, रिमेम्बर दैट कि रोला बास का जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक चीज ये है कि वो स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में आते हैं, या एक तरह से ही वर्क्स as a bridge to connect structuralism and post structuralism. You, in other words, you can say he was a structuralist as well as post structuralist critic. तो इनके बारे में जो सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि रोला बार्थ वॉज व्हाट रोला बार्थ वॉज, या ही इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन, he is located at the intersection he is located at the intersection of structuralism and post structuralism, of structuralism and post structuralism. This is a very it's a very significant point कि when you talk about Rolla Bass, then remember that कि Rolla Bass का मतलब he is located at the intersection of structuralism and post structuralism, because after structuralism we will talk about what we will talk about post structuralism. But whenever you talk about post structuralism, first you have to go with Rolla Bass, and taking Rolla Bass means you are talking about post structuralism. Rolla Bass पर बात करने का मतलब है कि हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक थे। दूसरा चीज कि उनका जो वर्क है, उनके वर्क में आप ये देखेंगे कि उनका जो वर्क है खास करके जो अर्ली वर्क था या स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया से प्रभावित रहा है। और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे लिखा था, और जो बाद में आता है, जो उनका बाद का वर्क है, डेथ ऑफ द आथर। इसमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट सिंपैथीज या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट मिलता है। तो यू कैन जस्ट नोट डाउन इट हियर कि his critical essay, his critical essay, डेथ ऑफ द आथर, ये कई बार पूछा जा चुका है, हु हैज रिटन डेथ ऑफ द आथर। एंड इट्स माय सजेशन, इफ यू गेट टाइम, तो यू हैव टू गो विद द ओरिजिनल एसे, इसके ओरिजिनल एसे को पढ़ना चाहिए, डेथ ऑफ द आथर। His critical essay Death of the Author brings him in the category of post-structuralist critic. Category of post-structuralist critic. दिस इज अनदर पॉइंट कि ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि इन्होंने एक एसे लिखा था, उस एसे का नाम है डेथ ऑफ द आथर। और यही डेथ ऑफ द आथर जो रोला बाथ का एसे है, इट ब्रिंग्स हिम व्हाट, इट ब्रिंग्स हिम इन द कैटेगरी ऑफ whom, इट ब्रिंग्स हिम इन द कैटेगरी ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके अलावा उनका कुछ और भी वर्क्स है, जिसमें एक उनका वर्क है दैट इज व्हाट द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव एंड यस जेड करके, जिसमें उन्होंने नैरेटिव थियरी को लेकर के बात की है। तो एक अनदर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन
The structural analysis of narrative, the structural analysis of narrative, the structural analysis of narrative 1977, and S oblique Z 1970। ये दो वर्क है जो हमें समझना चाहिए कि ये वर्क उनका है, इन द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1977 एंड यस जेड 1970। 1970 he developed he developed a detailed model of narrative, a detailed model of narrative। तो आप ये देखेंगे कि जो ये रोला बास जो क्रिटिक है, वो एक तरह से नैरेटोलॉजी से बिलोंग करते हैं, या उन्होंने नैरेटोलॉजी पे बात किया हुआ है कि हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, और स्टोरी जो बताने का तरीका है कैसे वो बताई जाती है, और उस स्टोरी में आथर का क्या रोल है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव, इट केम इन 1977, और दूसरी किताब का नाम है यस जेड जो 1970 में आई है। इन्होंने इसमें क्या चीज डेवलप किया हुआ है, अ डिटेल्ड मॉडल ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब हाउ द स्टोरी इज टोल्ड, या द आर्ट ऑफ टेलिंग द स्टोरी, द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। इस चीज को उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इसमें डेवलप किया हुआ है, या उसमें उन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था कि दैट वाज व्हाट की कोडिंग। उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक 5 पॉइंट दिया, और वो 5 पॉइंट को उन्होंने कोडिंग नाम दिया हुआ है, 5 कोड्स उन्होंने इन। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि दैट इज द फोर्थ पॉइंट, इन हिज इन हिज मोड ऑफ नरेशन he tells he tells 5 कोट्स। उन्होंने 5 कोट्स बताए, यही कोट्स ही जो है उनको एक तरह से इस्टेब्लिश करते हैं एज अ नैरेटिव थियरिस्ट, या एक क्रिटिक के रूप में। सबसे पहला जो उनका कोड है, 5 कोड्स उन्होंने जो बताया हुआ है, वो 5 कोड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला कोड है प्रोराइटिक कोड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। प्रोराइटिक, PROAIRETIC, प्रोराइटिक कोड। This is the first code, proritic code. And the second code is hermeneutic code, hermeneutic code. And the third code is cultural code. And the fourth code is semic code. And the fifth code is symbolic code. So again, I would like to tell you, when you talk about this critic, रोला बास ने अपने नैरेटिव मोड में 5 कोड बताए हुए हैं। पहले कोड का नाम है प्रोरेटिक कोड, and the second code is hermeneutic code, and the third code is cultural code, and the
fourth code is semicode, and the fifth code is symbolic code. You find these five codes. So when you find these five codes, what does it mean? इसका क्या मतलब है या ये कोड क्या रिफर करता है, इस कोड पर हम क्या बात करते हैं? तो when you go with these five codes you will come to know, हमें एक एक कोड को एक्सप्लेन करना. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू क्रिटिक रोलाबास, जो स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों क्रिटिक हैं. इनका एक बहुत फेमस ऐसे डेथ ऑफ द आथर जो उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक में ले जाता है. इसके अलावा उनके दो वर्क हैं. एक वर्क का नाम है द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1977 और दूसरा यस जेड 1970, जिसमें उन्होंने डेवलप किया डिटेल्ड मॉडल ऑफ नैरेटिव को. और इन हिज नैरेटिव ऑफ नैरेशन, इन हिज मोड ऑफ नैरेशन ही टेल्स फाइव कोड. तो फाइव कोड को लेके बात करते हैं. पहला प्रोरेटिक कोड, दूसरा हर्मेन्यूटिक कोड, तीसरा कल्चरल कोड, चौथा सेमी कोड, पांचवा सिंबॉलिक कोड. नाउ टेक द फर्स्ट कोड. जो फर्स्ट कोड है, इफ यू टेक इट इन सेंटर, व्हाट डज इट मीन? प्रायोरिटी कोड, PROAIRETIC, प्रायोरिटी कोड. When you take this particular code priority code, then remember that कि इससे क्या मतलब. इसमें उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कोड है जो सबसे ज्यादा मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव एंड रिफर्स टू द सीक्वेंस इन विच द इवेंट्स ऑफ अ स्टोरी इज अनफोल्ड. तो एक तो यह इस कोड में क्या क्या चीजें होती हैं. इस कोड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीक्वेंस. और यह जो कोड होता है विजिबल, मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव. अगर एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा कोड है जो सबसे ज्यादा विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव है, तो प्रायोरिटी कोड, मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ नैरेटिव. तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड सीक्वेंस. इसमें प्रायोरिटी कोड में ये चीज दिखाया जाता है कि हाउ द स्टोरी इज अनफोल्ड. जो स्टोरी में जो घटना है उसको कैसे जो है बताई जा रही, उसको क्या आधार दिया गया है, कितना सिस्टमेटिक ढंग से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है. तो प्रायोरिटी कोड में सीक्वेंस को ध्यान में रखा जाता है और यही एक ऐसा कोड है जो पूरे नैरेटिव में सबसे ज्यादा विजिबल होता है. एक दो 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 पॉइंट आपको ध्यान में रखना. सीक्वेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसमें ये चीज जरूर बताया जाता है दिस हैपेंड एंड देन दिस हैपेंड. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि जो आप प्लॉट में पाते हैं कि यह सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट. अगर कोई एक स्टोरी है तो उस स्टोरी में बहुत सी घटना होगी, लेकिन उसी घटना को जब आप सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट कर देते हैं तो वही सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करने का मतलब क्या हो गया? सीक्वेंस आपने उसको दे दिया कि शुरू में ये बताना है, इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना, इसके बाद ये घटना. देन दैट पार्टिकुलर व्हेन यू यू गिव इट इट अ सीक्वेंस, या एक सीक्वेंस का स्ट्रक्चर देते हैं घटनाओं को, तभी इसका मतलब जाके वह स्टोरी स्टोरी सही से बन पाती है. और यह खासियत किसमें देखी जाती है? प्लॉट में देखी जाती है. और इसमें इसमें इस कोडिंग में क्या होता है कि इस कोडिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज आता है कि जब आप इस तरह की चीजें लेकर के चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज एक्सपेक्टेशन. दिस कोड गवर्न्स, दिस कोड गवर्न्स our expectations of a narrative, our expectations of a narrative, of a narrative. ये चीजें होती है. दिस कोड गवर्न्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ नैरेटिव. तो इसमें जो है एक्सपेक्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप ये कहते हैं ये हुआ तो तुरंत एक
रीडर में क्यूरियासिटी होगी या एक्सपेक्टेशन होगा आगे क्या हुआ। वी ट्राई टू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ इस चीज को। दिस कोड गवर्न्स आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ नैरेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो चीज होता है आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ नैरेटिव, दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। एंड सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट वाज द हार्मेन्यूटिक कोड। हार्मेन्यूटिक कोड, हर्मे HERMENEUTIC, हर्मेन्यूटिक कोड। सेकेंड कोड, ये तो पहले कोड को लेकर हम लोगों ने बात किया। जो हर्मेन्यूटिक कोड है, इस कोड में क्या किया जाता है कि इसमें चीजों को हम इंटरप्रेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इन हर्मेन्यूटिक कोड थिंग्स आर इंटरप्रेटेड, यू इंटरप्रेट द होल स्टोरी, इंटरप्रिटेशन। हर्मेन्यूटिक कोड में चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है। इंटरप्रेट करने का मतलब कि इसमें तीन तरह की क्वेश्चन आप पूछेंगे। व्हाट हैपेंड, हाउ, व्हाई, हु। सबसे पहला चीज की जो है, कोई भी अगर घटना घटित हुई है तो एक चीज आप क्या पूछेंगे, व्हाट हैपेंड। दूसरा, इसी सीक्वेंस को लेकर के आप ये पूछेंगे कि वाई, ये क्यों घटित हुआ, हाउ, कैसे घटित हुआ, हूम, और किसके साथ घटित हुआ। जब भी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जरूर निकल करके आते हैं कि बीइंग अ क्रिटिक या बीइंग अ रीडर यू ट्राई टू नो कि जो घटना बताई गई या स्टोरी जो बताई जा रही है, या स्टोरी किसके बारे में बताई जा रही है, वह जो बताया गया अगर उसमें कोई घटना किसी पात्र के साथ घटित हुआ तो कैसे घटित हुआ है, क्यों घटित हुआ है, ये सारी चीजें। तो इस पर जो बात उन्होंने किया, ये पार्टिकुलर बात किसने किया, रोला बास ने इस चीज को लेकर के किया। और यह जो है दूसरा कोड है। तो उन्होंने बताया कि नरेशन में या जब आप किसी स्टोरी को समझने की कोशिश करिए तो उस स्टोरी को समझने के लिए 5 कोड है। पहला कोड उन्होंने प्रायोरिटी कोड बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सारी घटना को सीक्वेंस में रखा जाता है। दूसरा कोड हर्मेन्यूटिक कोड है, जिसमें चीजों को इंटरप्रेट किया जाता है, घटित हुआ तो क्यों घटित हुआ, कैसे घटित हुआ, क्या रीजन था। तीसरा उन्होंने बताया है कल्चरल कोड, CULTURAL, कल्चरल कोड। ये तीसरी घटना घटित होती है, कल्चरल कोड। जब आप कल्चरल कोड की बात करते हैं तो इस पार्टिकुलर कोड में ये चीज दिखाने की कोशिश किया जाता है कि नैरेटिव क्या अज्यूम करता है, कहानी बताने वाला क्या अज्यूम करता है, जो जिसके बारे में बता रहा है वह उसकी ड्रेस का, उसकी वेशभूषा को और तमाम तरह की हो सकता है सिंबॉलिक एलिमेंट्स वह यूज कर रहा हो, जिसको लेकर के वह बात करता है। तो उसमें ये चीज होता है कि जिसमें एक चीज होता है कि एक ऐसा कोड है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द कोड, दिस इज द कोड that narratives assume we all share, that narrative assume we all share, that narrative assume we all share। और ये जो कल्चरल कोड होता है एक तरह से जो है, इसमें पूरा कम्युनिटी का ये कॉमन नॉलेज, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन नॉलेज, कल्चरल कोड्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ कॉमन नॉलेज, CLEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ कॉमन नॉलेज। कल्चरल कोड में वो उस तरह का कोड होता है जो हर आदमी जैसे उस चीज को समझ सकता है। अगर इस तरह की कोई चीज को, जैसे अगर जो है, इफ देयर इज अ, वी नो इट वेरी वेल कि अगर नरेटर ने ये चीज दिखाया कि एक देयर वाज अ एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का मतलब हो गया कि वह मेडिकल फील्ड से हो गई और एम्बुलेंस में सम पेशेंट विल बी देयर। वो ऐसा नहीं कि वहां पे कोई आदमी यात्री को बैठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है।
एम्बुलेंस एक ऐसा कल्चरल कोड है, वो हर आदमी पढ़ा होगा, लिखा होगा, नहीं भी होगा, कुछ भी होगा, तो वह इस चीज को समझ जाएगा कि अगर एम्बुलेंस की बात हो रही तो मेडिकल, डॉक्टर और नर्स, ऑल दिस थिंग, या पेशेंट, उन्हीं उन्हीं वही इमेज आएगी। तो ऐसे जो कोड वह शेयर करते हैं, उस चीज को क्या कहा जाता है? कल्चरल कोड या कॉमन नॉलेज कहा जाता है, जो हर आदमी उसको समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए खास करके अगर आप रीजनल नॉवेल लेंगे, तो उस रीजनल नॉवेल में ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से शेयर की गई। राजा राव का आप कांथापुरा ले लीजिए। राजा राव के कांथापुरा में जब देवी किंचम्मा के बारे में बात की जाती है, तो देवी किंचम्मा जो है, जो एक गॉडेस है साउथ की, उनका अपना टेम्पल, तो टेम्पल का मतलब, अगर टेम्पल कोड आया तो टेम्पल का मतलब कि एक रिलीजियस बिलीफ है जिसको सारे लोग समझ सकते हैं, वेदर दे फॉलो दैट रिलीजन आर नॉट, वेदर दे फॉलो दैट रिलीजन आर नॉट। लेकिन टेम्पल का मतलब कि हाउस ऑफ गॉड, गॉड का घर या किसी देवी या देवता का घर, उसको एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। तो ऐसे तमाम कॉमन नॉलेज होते हैं जो वहां पे वो शेयर करते हैं। या अगर आप एक बात करते हैं कि ब्रिटिश राज, तो राज का मतलब क्या हो गया? राज का मतलब कि समथिंग रूलर, या वहां पे जो है किंगशिप, मोनोपोली, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। तो इस तरह की चीजों को कल्चरल कोड में कहा जा सकता है। डेमोक्रेटिक नेशन का अपना अलग होगा कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो वर्ड यूज किया गया उसको। तो डेमोक्रेसी शब्द ही अपने में क्या है? एक कल्चरल कोड है। वह बताता है कि हाँ, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे क्या राइट्स है। तो ऐसे जो तीसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कल्चरल कोड, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि राइटर इन सब चीजों को क्या करता है? शेयर करते हैं या हाँ, वी कैन से, या वी कैन से कि वो स्पेशल पर्पस, बट दैट इज एसोसिएटेड विद एवरीवन, एंड यू डोंट नीड टू इंटरप्रेट इट। कल्चरल कोड में चीजों को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑलरेडी स्टूड, अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। ये कॉमन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसको हम पब्लिक सिंबल कहते हैं, कि अगर हम सड़क पर जा रहे हैं और वहां रेड लाइट जल रही है, पढ़ा हो, लिखा हो, कोई भी हो, रेड लाइट का मतलब कि नाउ द वे इज नॉट क्लियर, यू हैव टू स्टॉप देयर, वहां पे आपको रुकना है। तो ये जो कल्चरल कोड होगा, या मॉस के लिए है, और यह एक कॉमन नॉलेज देता है कि इसके बारे में हर आदमी को जानकारी है। तो ये जो प्राइवेट सिंबल होता है, ना, सॉरी, पब्लिक सिंबल जो होता है, पब्लिक सिंबल ये कहीं ना कहीं आपका क्या होता है? कल्चरल कोड जैसा होता है। या नाउ द फोर्थ पॉइंट, दैट इज व्हाट? दैट इज द सेमी कोड, SEMIC, सेमी कोड। If you go with what? If you go with semi code, this particular code is important, और ये जो है क्या करता है कि, और ये कैसे ड्रा होता है? कल्चरल कोड पर। तो यू हैव टू राइट डाउन, दिस इज व्हाट की, दिस इज द कोड, दिस इज द कोड that draws upon, that draws upon, like in the cultural code, like in the cultural code, like in the cultural code, a common set of stereotypes, stereotypes that are self-descriptive and self-evident, that are self-descriptive and self-evident, that are self-descriptive and self-evident. So this is the semi code.
if any person, जैसे if we are living in India, if any person has taken what, if any person has taken just you can say if any person has, for example, Gracia wearing a Gandhi cap, wearing a Gandhi cap and in white cloth, wearing a Gandhi cap in white cloth. Uh, if I say कि do you need to explain this particular, अगर कोई आदमी गांधी टोपी खद्दरधारी कमीज पहना हुआ है या व्हाइट क्लॉथ पहना हुआ है, तो यह अंडरस्टूड है कि जो पहली इमेज आएगी वो पहली इमेज क्या होगी कि ही इज अ पॉलिटिशियन, वह पॉलिटिशियन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई आदमी इतना पहनने के बाद इफ ही हैज टेकन अ फ्लैग इन ब्लू कलर, अ फ्लैग इन ब्लू कलर जिसपे कि हाथी का निशान बना होगा, तो तुरंत इमेज जो बनेगी कि सपोर्टर ऑफ बीएसपी। अगर जो है कोई आदमी ऐसा ड्रेस पहना हो या ना भी पहना हो, अब तो मॉडर्न में थोड़ा सा चेंज हो गया, बट इफ ही हैज टेकन द रेड कैप अराउंड हिज या हर हेड and if there is a flag and on that flag there is the emblem of a bicycle, then you will come to know that he is the supporter of ESP. And the same thing happens if there is a saffron sadri or kurta pajama या टोपी, and if there is what, if there is a flag and there is the emblem of lotus, तो it will, you will come to know कि that is the supporter of बीजेपी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या मास में ऑलरेडी जैसे ही ये ड्रेस आप देखते हैं तुरंत का तुरंत आप ये समझ जाते हैं। अगर वह आपके कम्युनिटी जहाँ पे ये चीज चल रही है, जहाँ पे ये चीज आम है, वहां के लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर से कोई जर्नलिस्ट आता है, विदेश से कहीं से कोई आता है, तो उसको हो सकता है कि ही नीड्स टू एक्सप्लेन, ही नीड्स टू एक्सप्लेन, उसको जरूरत पड़े या यू विल टेल कि हाँ ये चीजें हैं। बट दोज हु आर लिविंग इन इंडिया, दोज हु आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, दे नो इट वेरी वेल कि हाथ का पंजा का मतलब कांग्रेस और लोटस का मतलब कि बीजेपी, ये जो सिंबल है इसके लिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इफ यू फाइंड सच अ नरेशन या इफ यू फाइंड सच अ कल्चरल कोड, देन यू डोंट नीड टू नरेट इट टू इंटरप्रेट इट, ऐसे से ये सेमिक कोड है। तो उन्होंने कहा कि जो सेमी कोड होता है उसका उन्होंने डिफिनीशन दिया कि दिस इज द कोड दैट ड्रॉज अपन, यह कोड जो है किस पर ड्रॉज अपन होता है, कल्चरल कोड पर। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह जो कोड है यह कल्चरल कोड पर निर्भर करता है, और इसके बारे में हम एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। और वह स्टीरियोटाइप क्या बना लेते हैं, वह स्टीरियोटाइप ये बन जाता है कि वो सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है, सेल्फ एविडेंट, खुद ब खुद वो चीज खुलासा करती है, और अपने में एक पहले से ही हम प्रिजुडिस या इस तरह की चीजें बना लेते हैं उसके बारे में, स्टीरियोटाइप फीलिंग हो जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ये चीजें उन्होंने बताया कि ये कल्चरल कोड होता है। बट ये किसके लिए हो सकता है कि फॉर पार्टिकुलर मास people who are living in that region or area, but for any outsider, किसी outsider के लिए you need to explain it। तो this is what, this is the semic code, और ये सारी चीजें उन्होंने कहा कि एक नरेशन में पाया जाता है। लास्ट कोड जो उन्होंने बताया कि लास्ट कोड इज व्हाट, लास्ट कोड इज द सिंबॉलिक कोड, एंड दिस सिंबॉलिक कोड इज हाईली सिग्निफिकेंट, क्योंकि सिंबल का मतलब ही यही है कि वो है, बट दिस इज सिमिलर टू सेमी कोड, सेमी कोड के सिमिलर ही होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि विच कोड इज सिमिलर टू सेमी कोड, दैट इज द सिंबॉलिक कोड, इट इज सिमिलर टू सेमी कोड, इट इज सिमिलर टू सेमी कोड, ये सेमी कोड के सिमिलर होता है।
If you take what if you take if I take about the example of, आप इसको कैसे समझ सकते हैं, if you take the example of Macbeth, a play by Shakespeare. You don't need to write it, a play by written by means Shakespeare. वी डोंट नीड टू राइट इट, ये समझाने की जरूरत है सिंबॉलिक कोड कैसे आपको समझ सकते हैं. रिमेंबर दैट कि इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन यू फाइंड द एंट्री ऑफ द थ्री विचेस एंड व्हेन देयर इज द एटमॉस्फेयर की थंडरिंग एंड लाइटिंग, and when you find कि they say fear is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air, what an image come in your mind. क्या तस्वीर निकल करके आती है. Is it the dark side of life, yeah? Is it the night side of life? Do you feel horror? Do you feel sensation? Yeah, do you feel something ki good all these things you feel when you go ki there is a word thundering and lighting, when the hurly burly is done, the entry of the three witches as they behave, as they decode themselves, जैसे वे अपने आप को डिकोड करते हैं, तो तुरंत एक सिंबल निकल करके आता है कि नाउ परहैप्स शेक्सपियर इज राइटिंग ट्रेजेडी, या इट्स अ ट्रेजेडी, दिस इज व्हाई he has created such a type of symbol. So you find what you find the symbolic code, and that particular symbolic code indicates now we find the entry of the supernatural character are the three witches, and they are what they are ill omen, and they say that they have interest to hold a meeting with Macbeth. So it gives what it gives you some symbol, and what is that symbol? That symbol is ultimately a dark side of life. You find what you find dark side of life, you find horrible atmosphere, and in the next scene you find something what ki, when the hurly burly, when the war is over, so you find the description of war, you find the wounded surgeon, but before the entry of the wounded surgeon, before the description of the battlefield, you will come to know ki how Shakespeare has created the atmosphere, with the entry of the three witches, the particular dialogue, the particular word, all these things give you a symbolic code and a image कि now इसके आगे कुछ और भी है. वह चीज क्या है कि एक ट्रेजिडी है जिसमें एक हॉरिबल एटमॉस्फेयर, डिसमेइंग एटमॉस्फेयर, द स्टेज इज लिटर्ड विद कॉप्सेस और डेड बॉडीज, सच थिंग वी फाइंड. तो सिंबॉलिक कोड एक ऐसा कोड होता है जो अनडाउटली सेमिक कोड जैसा ही हो, लेकिन सेमिक कोड में एक स्टीरियोटाइप एलिमेंट होती है, उसमें आपको किसी चीज को बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन सिंबॉलिक कोड में चीजों को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती. इट गिव्स यू ओनली सिग्नल, इट गिव्स यू ओनली क्लू, और आप उससे लगा लेते हैं कि गुड के बारे में बात हो रही है, बैड के बारे में बात हो रही है, डे के बारे में बात हो रही है, कि नाइट के बारे में बात हो रही है, हॉरिबल है, या जो है चीजें जो है कॉमन है, या ऐसे ही है चीजें. ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड. तो ये चीज उन्होंने कहा कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन उन्होंने दिया कि किसी भी नॉवेल को, किसी भी स्टोरी को, नरेशन को, जब कोई चीज चाहे वो मूवी में हो, चाहे वो जो है ड्रामा में हो, चाहे वो जो है कहानी रेडियो पे सुनाई जाएगी, या ऐसी कोई कहानी सुनाई जाती है, तो उस कहानी को समझने के लिए 5 कोड उन्होंने बताए हैं, जो उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक में रखा जाता है, और वो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक भी है. So we have taken these 5 things, these 5 quotes, और इसको हमें समझने की कोशिश करना है. उन्होंने क्या, हम अगेन इसको डिलीट करने के बाद एक कंक्लूड कर रहे हैं इसको, इन द सेंस कि आप अगर और समझना चाहें तो क्या क्या चीजें उन्होंने बताया है. सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ था, दैट वाज द प्रायोरिटी. द फर्स्ट पॉइंट वाज प्रायोरिटी, PROAIRETIC. जो प्रायोरिटिक है, इसका सीधा सा मतलब है, जो एक कहते हैं कि अबाउट सीक्वेंस ऑफ अ नैरेटिव, सीक्वेंस ऑफ अ नैरेटिव, कोई कहानी कितने अच्छे ढंग से एक सीक्वेंस या घटना को कैसे सीक्वेंस ऑर्डर दे करके बताया जा रहा है. तो अबाउट सीक्वेंस ऑफ अ नैरेटिव, SEQUENC, अबाउट सीक्वेंस ऑफ अ
नैरेटिव, अबाउट सीक्वेंस ऑफ अ नैरेटिव। दूसरा है द हर्मीन्यूटिक, द हर्मीन्यूटिक, HERMENEUTIC, द हर्मीन्यूटिक। इस हर्मीन्यूटिक में आप देखेंगे इंटरप्रिटेटिव, 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 ये दूसरा कोड था। तो इस अगर आप केवल लास्ट के ये पॉइंट समझ लेंगे और वो लेक्चर माइंड में रहेगा तो यू विल कम टू नो कि 5 कोड्स उन्होंने क्या क्या बताया है। सो these are the 2 points. Again, I would like to delete it if you have noted it. Have you noted it? Can anyone respond me? Okay, okay. नाउ तीसरा उन्होंने बताया था कल्चरल, कल्चरल जो कोड है उन्होंने उसको कॉमन नॉलेज से जोड़ा, कल्चरल, दैट इज कॉमन नॉलेज। फोर्थ है सेमिक, सेमिक को इन्होंने जो जोड़ा है स्टीरियोटाइप्स। या इफ यू हैव नोटेड इट प्लीज लेट मी नो, इफ यू हैव नोटेड इट प्लीज लेट मी नो। स्टीरियोटाइप, कल्चरल, कॉमन नॉलेज, सेमिक, स्टीरियोटाइप्स। नाउ द लास्ट, सिंबॉलिक, फिफ्थ। सिंबॉलिक के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज किया हुआ है कि सिमेंटिक एंड सिंबॉलिक एक्सपेंशन ऑफ सेमिक कोड। semantic and symbolic expansion of semicode. This is another point. Semantic and symbolic expansion of semicode. You find this thing. So I think कि now you are able to understand क्या चीजें हैं, कैसे हैं। अगेन मैं पूरी स्लाइड को फिर से बता दे रहा हूँ कि आज हम लोगों ने जो कवर किया है, वी हैव टेकन होम, वी हैव टेकन रोला बास, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट दोनों क्रिटिक हैं। और इन्होंने जो एक एसे है दैट इज डेथ ऑफ द आथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही उनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक की कैटेगरी में लाता है। जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा जाएगा तो फिर जो है वो आएंगे। इसके अलावा उनका दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और उन दोनों वर्क को मैं यहाँ पे फिर से वो कर दे रहा हूँ। द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव जो 1977 में आई एंड यस जेड 1970 में आई है। ये दो कोड बहुत, दो वर्क उनके हैं। इसमें उन्होंने नैरेटिव को लेके बात किया है। फिर मैंने बताया कि नैरेटिव से रिलेटेड उन्होंने 5 कोड बताए, वो सारे कोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। प्रायोरिटी कोड मैंने बताया, हर्मेन्यूटिक कोड मैंने बताया, फिर उसके बाद आपका प्रायोरिटी कोड, हर्मेन्यूटिक कोड, कल्चरल कोड, सेमी कोड एंड उसके अलावा जो है इफ यू गो विथ सिंबॉलिक कोड, लास्ट में उसी को कंक्लूड किया गया है। तो इन दिस वे यू हैव गॉन कि ये सारे उनके
कोड रहे हैं जिसको हम लोगों ने क्या किया, कवर किया हुआ है। तो वी हैव डन आई थिंक कि वट एवर यू। ओके मैडम, ओके। रोला बास जो क्रिटिक है, ही इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव टेकन वन क्रिटिक। और फिर से मैं बता दूं कि नाउ अभी तक हम लोगों ने जो कवर किया है उसमें से एक रोला बास हो गए, दूसरा जो है मिखाइल भक्तिन। एंड मिखाइल भक्तिन के बाद उसके पहले हम लोगों ने जिनको कवर किया था, रसन फार्मिलिज्म को हम लोगों ने बात किया था। रसन फार्मिलिज्म के अलावा वी हैव विद व्हाट वी हैव गॉन विद प्राग स्कूल को लेकर के बात किए थे, स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर के बात किया गया था। एक और क्रिटिक है जीरार्ड जिनेट, उस पर हम लोग कल बात करेंगे। ठीक है।